हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारे लेक्चर 5 में क्लास 12th का आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस लेक्चर 5 के अंदर लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स होने वाला है। बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको राइट्स ऑफ पार्टनर्स सिखाया था। आज मैं आपको लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स बताने वाला हूं। बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप का फंडा समझने के लिए। बेटा, पेपर में आए या आना है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड में तो कुछ भी आ सकता है, तो बेटा आप मान के चलो। हाँ, कौन सी चीज बोर्ड में ज्यादा आती है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेटा फिर भी पेपर हमने तो बनाया नहीं, तो वो तो बोर्ड वाला ही बेटा कुछ भी कर सकता है ना, उसको हमें नहीं पता। तो ये जो टॉपिक है बेटा, नो डाउट ये बोर्ड्स में आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल लाइफ में पार्टनरशिप समझने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर कोर्सेज जब आप पढ़ेंगे वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अब ये पूरी जो पार्टनरशिप की किताब करेंगे बेटा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डीजो, हर चीज बेटा उसको करने के, उसको समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक दिक्कत पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स से क्योंकि बात होती रहती है ना, डाउट्स वगैरह आते हैं तो वो पूछते हैं, तो मैं यही देखता हूँ उनके अंदर कि वो क्यों अटक जाते हैं, कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ गड़बड़ हो जाती है। बेटा, गड़बड़ पता है कहाँ होती है? उनने लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, उन्होंने बेटा लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इतना अच्छी तरह समझा ही नहीं कभी, जहां से उन्होंने पढ़ा है कभी ढंग से समझा नहीं। बेटा, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो बेस, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको समझाऊंगा एक एक राइट। देखिए बेटा, ये जो मैं सेक्शंस आगे लिखे हुए ना, इन पे अगर आपको ध्यान नहीं देना तो आप मत दीजिए। आपको अगर याद करना है जहां भी, बेटा देखिए, पहली बात, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं उसको आपको नोट्स बनाने होने चाहिए। बेटा, आपको उसके नोट्स बनाने हैं। अगर आप कुछ भी नहीं बैठ रहे, सिर्फ एक यूट्यूब लेक्चर आपने देखा हुआ है, उसको देखे जा रहे हैं, है ना, लेट के देख रहे हो, आराम से बैठ के मजे लेके, बेटा तो इससे कोई फायदा नहीं है देखने का। सीधी बात बोल रहा हूँ, आपको आराम से बेटा अपने एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। जो जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसको रजिस्टर में नोट डाउन करके लिख के देखना पड़ेगा। बेटा, इससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो दोबारा लेक्चर थोड़ी ना देखेंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा, वो रजिस्टर से अपने रिवीजन करेंगे। तो इसको बेटा मैं आपको क्या कह रहा हूं, तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये सेक्शन अगर आप नॉलेज पर्पस के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कुछ कुछ मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था, राइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, अगर आप वो याद कर लेना बेटा और सीबीएसई बोर्ड में उसको लेके आ जाए, या जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है उसमें अगर आप लिख के आ जाते हैं, तो बेटा आपको पता आप कितना ज्यादा टीचर को इंप्रेस कर देंगे कि यार ये बंदे ने तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाई करी है। एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, जैसे बेटा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने ये चीज क्रिएट कर दी तो वो यही सोचेगा कि यही बंदा पढ़ा है, इसने हर चीज पढ़ी है, तो आगे भी इसने यही चीजें लिखी होंगी। तो आप समझ रहे बेटा, ये चीज ट्रिक होती है, हर जगह काम करती है। आज भी इस लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स में बेटा मैं आपको कुछ कुछ सेक्शंस पढ़ाऊंगा। सेक्शन तो सारे बताऊंगा, कोड लेक्चर देते हो तो सारे सेक्शंस कोड करूंगा ही, लेकिन लास्ट में मैं आपको मैं ये बताऊंगा कि बेटा ये सेक्शंस आपको पते होने चाहिए। अगर आपको पता है तो बेटा आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। चलिए फ्रेंड्स, हालांकि हमारे देखिए बेटा सीबीएसई बोर्ड जरूरी है, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि एंट्रेंस में बेटा एंट्रेंस ज्यादा मेजोरिटी हो चुका है, उसमें मेजर जो शेयर अब आपका एंट्रेंस की वजह से सीयूईटी, जो अब अपना अगर आप जो भी आपको अपना डिपेंड करता है, अब अगर डीयू देख रहे हैं तो सीयूईटी हो गया आपका, आप अगर आईपी देख रहे हैं तो आईपी हो गया, तो ये सब डिपेंड करता है। उसमें आपका एंट्रेंस सब मार्क्स तो आई गए, लेकिन बेटा ये बेस भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर से। तो बेटा पहला लाइबिलिटी कौन सा है? जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। मतलब जॉइंट एक कंजक्शन बीच में डाल रखा है एंड, इसको हम अगर अलग अलग बोले तो जॉइंट जॉइंट लाइबिलिटी एंड सेवरल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कॉमन लिया तो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, ये अलग अलग शब्द है, ऐसा नहीं है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी एक शब्द है, नहीं। जॉइंट लाइबिलिटी और सेवरल लाइबिलिटी को अगर हम एक साथ लिखें तो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी भी तो लिख सकते हैं, बीच में कंजक्शन डाल देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करें, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइबिलिटीज है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब आप कभी खोल के देखोगे उसमें आपको मीनिंग सेक्शन 4 के अंदर दिखेगा, सेक्शन 11, सेक्शन 10, उसमें सब राइट्स वगैरह मैंने आपको बताया था, सेक्शन 11 में, सेक्शन 10 में, सेक्शन 13 में, ये सब राइट्स लिखे हुए हैं, ये सब आपने देख लिए। बेटा जब आप आगे और पढ़ते रहेंगे उस एक्ट में, गो थ्रू करेंगे उस एक्ट को, तो बेटा जब आप सेक्शन 25 से मिलोगे, बेटा आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे तो आगे चलते चलते सेक्शन 25 आपको मिलेगा। जब वो सेक्शन 25 से मिलोगे तो वो सेक्शन 25 में पता क्या लिखा है? जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। ये सब, ये जो सेक्शन लिखे हैं बेटा कौन से एक्ट के हैं? सर ये सेक्शन है कौन से एक्ट के? बेटा ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही शुरू की क्लास में लिख के दे दिया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ही पूरा पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, ठीक है।
देखिए ये जो आपकी 12वीं की पार्टनरशिप है ना बेटा, 12वीं की पार्टनरशिप, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से हम उसमें अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि बेटा 2008 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आ गया, शायद 2010 में आया था बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आ गया था। वो एक न्यू फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, थोड़े आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा बाद में, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बाद में आके आएगा बेटा वो टॉपिक, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम, लेकिन हम अपने नहीं पढ़ रहे, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अकाउंटिंग कैसे होती है पार्टनरशिप की, हम वो सीख रहे हैं। चलिए ठीक है। तो उसमें बेटा कुछ लाइबिलिटीज होती है पार्टनर्स की, मतलब इसमें भी वही एग्जांपल लूंगा बेटा मैं, वही एबीसी वाला एग्जांपल पहले ही लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। ए बी सी, मतलब ये तीन पार्टनर्स हैं बेटा, ये तीन पार्टनर्स हैं। एक फर्म है, इस फर्म का नाम ही एबीसी रख लेते हैं, चलो इस फर्म का नाम भी बेटा एबीसी ही रख लेते हैं। एक एबीसी फर्म है। फर्म क्या होती है बेटा, पार्टनर्स के समूहों को, पार्टनर्स के समूह को बेटा फर्म बोला जाता है। मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल पार्टनर को बोलें ए को तो वो पार्टनर है, बी को वो पार्टनर है, सी को वो पार्टननर है। लेकिन अगर आप तीनों को एक साथ बुलाना चाहते हैं कि तीनों यहां आ जाओ, तो आप ये नहीं बोलोगे ए बी सी यहां आ जाओ, नहीं, तुम बोलोगे फर्म आ जाओ। तो फर्म मतलब जब पार्ट ए इंडिविजुअल पार्टनर को संबोधित करोगे तो उसको पार्टनर बोला जाता है। लेकिन जब आप सारे के सारे जितने भी फर्म के पार्टनर्स होते हैं उनको एक साथ संबोधित करके कुछ बोलना चाहते हो तो आप फर्म बोलते हो। इसका मतलब जैसे बेटा वुल्व्स होती हैं तो वुल्व हो गए, लेकिन जब आप उसको झुंड को तो उसको पैक ऑफ वुल्व्स बोलते हैं, है ना। ऐसी यही है, पार्टनर्स के समूह को बेटा फर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज मैंने अपने हिसाब से नहीं बोली है बेटा, ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जब आप डेफिनेशन खोलेंगे, उसी डेफिनेशन में ही ये शब्द यही लिखा हुआ है, उन्होंने ही समझाया कि इंडिविजुअली को बोलोगे तो पार्टनर बोला जाएगा, समूह में बोलोगे, ग्रुप में सबको सब एक साथ बोलोगे तो उसको फर्म बोला जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। चलिए बेटा, तो यही तीन अपने दोस्त है बेटा, एबीसी, एबीसी से सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, सारी लाइबिलिटीज आपको समझा दूंगा। अब बेटा एक फर्म है एबीसी, उसके अंदर तीन पार्टनर्स है, ए बी और सी। अब बेटा ये जो तीनों तीनों पार्टनर है ना ए बी सी, इन तीनों की ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी आ जाएगी जैसे ही पार्टनर बन जाएंगे। जैसे बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, जैसे ही आप इस दुनिया में जन्म ले लेते हो, इंडिया के अंदर जन्म ले लेते हो, तो इंडिया में जन्म होते ही आपके पास संवैधानिक राइट्स आ जाते हैं बेटा। संवैधानिक राइट्स आपके पास, संविधान है ना हमारा जो बेटा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके जो राइट्स हमारे पास लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो आपके पास पैदा होते ही आ जाते हैं बेटा। संविधान है ना हमारा, उसके अंदर जो आपको जो पैदा होते ही राइट्स हमारे होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। ऐसे ही बेटा आप ऑटोमेटिकली जैसे किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन कर लेते हो बेटा, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, सोचो ये एबीसी है, अब एक डी है, वो उसको ज्वाइन करना चाहता है, तो डी अगर इस एबीसी पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है, तो जैसे ही वो ज्वाइन कर लेगा बेटा, ऑटोमेटिकली उसके पास कुछ राइट्स आ जाएंगी। अच्छा बेटा, जब राइट्स आएंगी तो लाइबिलिटीज भी साथ में आ जाएंगी बेटा, लाइबिलिटीज भी साथ में आ जाएंगी। हाँ बेटा, लाइबिलिटीज भी साथ में आ जाएंगी। मतलब वो चाहता नहीं है लाइबिलिटीज आए, आना पड़ेगा बेटा। तू किसी फर्म के अंदर आ गया तो बेटा राइट्स तो आएंगी, बेटा लाइबिलिटीज भी साथ में आएंगी। बेटा मीठा तो खा रहे हो, खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, तो बेटा साथ में वो डायबिटीज भी फिर साथ में लेके आएगी। मीठा खा तो रहे हो लेकिन डायबिटीज भी फिर साथ में लेके आएगी बेटा, शुगर साथ में लेके आएगी। ऐसे ही अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर जा रहा है तो बेटा सिर्फ ऐसे नहीं मजे मजे ले लेगा सारे राइट्स राइट्स राइट्स, मत सिर्फ मजे मजे लेगा, नहीं बेटा, मजे के साथ उसको ड्यूटीज, उसका कर्तव्य भी उसको निभाना पड़ेगा, मतलब उसकी लाइबिलिटीज भी है बेटा। कि मतलब अगर तुमने बेटा एक बार डील साइन कर ली, बेनिफिट्स तो है, ठीक है, पार्टनरशिप में तुम्हें राइट्स वगैरह मिलेंगे, हर चीज है, लेकिन उसकी लाइबिलिटीज भी तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी सर पे तलवार बन के लटकेंगे बेटा ऑल द टाइम। मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप इसे इंकार नहीं कर सकते कि यार मुझे अपना पार्टनर बना लो, ऐसा ऐसा करो कि बस लाइबिलिटी लाइबिलिटी तक, लाइबिलिटी मत देना, बाकी सारी चीजें, बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जैसे बेटा हम स्कूल में बोलते थे ना, जैसे कुछ बदमाशी वगैरह करते थे, तो बदमाशी करने के बाद अगर हम समूह में करते थे, तो अगर एक बच्चा पकड़ा जाता था तो वो यही बोलता था, भाई मैं नहीं बताऊंगा, अगर मैं पकड़ा जाऊं तो सबका नाम लेके जाऊंगा, है ना बेटा, ऐसे ही बोलता था ना। तो यही होता है लाइबिलिटी में, एक पार्टनर अगर फंसेगा तो बेटा वो सबको साथ ही लेके जाएगा, अकेला नहीं फंसेगा वो, सीधी फाप है। अगर उसने फर्म के अंदर अंदर वो काम करा, इसको बोलते हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ काम कर रहा है तो बेटा फिर उसकी गर्दन वो जाने, उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, हमें नहीं अकाउंटेबल पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी बताता हूं बेटा, ये तो बस एक फाउंडेशन बेस दिया। पहला सेक्शन, पहला लाइबिलिटी, मतलब ए बी सी के अंदर इन तीनों पार्टनर के, ए बी और सी की पहली लाइबिलिटी जो बन जाती है ऑटोमेटिकली सेक्शन 25 में है, वो है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। पढ़ते हैं, एवरी पार्टनर इज लायबल,
ठीक है, जॉइंटली विद ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, jointly with all the other partners and also severally for all the acts of the firms done within while he is a partner. This means a creditor can sue all partners together or any of the one partner individually for the firm's debt. समझा तो इस लाइन का मतलब, सेक्शन, इस लाइन को समझने के लिए, इस लाइन को समझने के लिए बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 से मदद लेनी पड़ेगी। मैंने कहा सेक्शन 25 ये तो कह क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेक्शन 25 ने कहा तू समझना चाहता है क्या लिखा है? मैंने कहा हाँ, तो जा चले जा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने कहा है, अब मैं तो वहां कहा गया। मैंने कहा भाई सेक्शन 4, वो सेक्शन 5 में एक लाइबिलिटी लिखी थी, हम समझना चाहते हैं कि ये क्या लाइबिलिटी है, मतलब क्या है। तो सेक्शन 4 ने कहा, डेफिनेशन सुना दी उसने, वही पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, है ना बेटा, वही एक्टिंग। वो क्या लिखा था बेटा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा ये पार्टनर्स, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, सोचो ए बी सी, इसके अंदर या तो ये तीनों के तीनों बेटा एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों ने बिजनेस का भार अपने ऊपर उठा रखा, मतलब कैरिड ऑन बाय ऑल है, तीनों के तीनों कैरिड ऑन बाय ऑल कर रहे हैं सारा का बिजनेस, सारा का सारा बिजनेस। लेकिन कभी कभी मैंने आपको बताता है ऐसा भी हो सकता है, तीन में से जो बी और सी है वो आईने एक्टिव पार्टनर्स नहीं है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ए ही एक्टिवली इन्वॉल्व है, ए ही एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो इसे और जो ए है वो अपना काम तो करेगा, बी और सी का काम भी करेगा, इसका मतलब वो एजेंट है बी और सी का, ठीक है। तो ये हो गया, और एनी ऑफ देम मतलब इन ए बी और सी में से एनी ऑफ देम, कौन, ए, एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए, ठीक है। तो ऐसा केस हो सकता है। अब मैंने आपको बेटा जब उस टाइम ये चीज समझा रहा था, मैंने आपको ये बोली थी कि बेटा ए, कोई भी पार्टनर ए बी सी में से कोई भी कुछ बदमाशी करता है, पकड़ा जाता है, गलत काम पकड़ता है फर्म के बैनर के अंदर, लेकिन काम वो अगर वो कर रहा है, बेटा याद रखो, वो अगर फर्म के अंदर काम कर रहा है, मतलब फर्म का ब्रांड नेम करके यूज कर रहा है, तो बेटा आपको पता है तीनों के तीनों पार्टनर की गर्दन पकड़ सकते हैं, तीनों के तीनों पार्टनर की गर्दन पकड़ सकते हैं बेटा, मतलब उन तीनों को तीनों को अकाउंटेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म ने, मैं मान के चलता हूं एक फर्म है, चलो एक फर्म ने लोन लिया, बेटा फर्म है, मैं फर्म वर्ड यूज कर रहा हूं, फर्म, फर्म का मतलब तीनों के पार्टनर्स। बेटा अब से आपको इसकी आदत डालनी है, अगर मैं फर्म शब्द यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं संबोधित, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पार्टनरशिप बिजनेस का, तीनों के तीनों पार्टनर्स मतलब। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर पार्टनर की बात कर रहा हूं तो मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब आपको लॉ से पढ़नी है हर चीज, ऐसे नहीं है बेटा जो किताबों में, हर चीज लॉ से पढ़नी है, क्योंकि लॉ ही करेक्ट है। चलो बात सुना मेरी। अब ए बी सी फर्म है, उसने बेटा एक लोन लिया क्रेडिटर से, यही वाला एग्जांपल समझा रहा हूं। अब बेटा उसने क्रेडिटर से लोन लिया, सोचो 50,000 रुपए का। अब बेटा बाद में उसने लौटाया नहीं, वो भाग गया फर्म, मतलब फर्म भागा नहीं, मतलब लौटा नहीं रहा, तो क्रेडिटर उसको मान मान के कॉल करके बोल रहा, बेटा है ना वही वाली क्वालिटी में बच गई, जिस नंबर को आप मिलाना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, स्विच ऑफ है, ये सब। तो उसने कहा यार ये तो बदतमीजी पे आ गए। क्रेडिटर ने बेटा कोर्ट केस कर दिया फर्म पे कि भाई उन्होंने मेरे 50,000 रुपए ले लिए, अभी लौटा नहीं थे। तो बेटा वो जो कोर्ट केस है ना, या तो वो पूरा का पूरा फर्म पे हो जाएगा, क्रेडिटर की मर्जी, बेटा क्रेडिटर की मर्जी है कि या तो वो पूरे फर्म पे केस कर दे या किसी पर्टिकुलर पार्टनर पे भी केस कर सकता है। अब आप बोलोगे यार सोचो पर्टिकुलर पार्टनर से बी पे कर दिया, अब आप बोलोगे, बी बोलेगा अरे मुझ पे कर दिया, भाई मैंने थोड़ी ना अपने लिए लोन लिया है, तो पूरी फर्म ने लोन लिया है, मैंने अपने लिए थोड़ी ना लिया भाई, पूरी फर्म ने लिया, तो इन ए और सी को भी पकड़ो। बेटा फर्क नहीं पड़ता, यही तो है वो इस एक्ट का सेक्शन 25 का मतलब ये है कि अगर अगर आपकी फर्म ने कुछ उल्टा सीधा काम किया तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर की भी गर्दन पकड़ सकते हैं, सबकी भी पकड़ सकते हैं। अच्छा ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर किसी पार्टनर ने बदमाशी करी तो बेटा पूरी फर्म को अकाउंटेबल पकड़ सकते हैं, और या किसी पर्टिकुलर पार्टनर को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल उल्टा करता हूं, बी पार्टनर ने, बेटा बी पार्टनर ने एक लोन लिया 50,000 रुपए का, अपने लिए नहीं ली, अरे अपने लिए नहीं लिया, फर्म के लिए लिया, लेकिन अपने नाम पे लिया। बात यहां पे फर्क है, आप बोलोगे सर फिर अपने नाम पे फर्म के लिए लिया मतलब फर्म के लिए लिया ना, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। अगर उसने अपने लिए लिया है लेकिन फर्म को दे दिया, तो लेकिन पहले हमें इसकी एंट्री उसके लिए डालनी पड़ेगी। अभी देखेंगे बेटा, ये आकर डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। अब अभी ऐसा समझो, बी ने बेटा फर्म, बी ने लोन लिया, सोचो क्रेडिटर से 50,000 रुपए का लोन ले लिया, ठीक है, लेकिन उसने अपने लिए ले लिया, अपने लिए नहीं लिया, उसने फर्म के लिए लिया, ठीक है, फर्म के लिए लिया। अब बेटा बी चुका नहीं रहा, जब चुकाने की घड़ी आ गई तो बेटा उस क्रेडिटर ने फिर से केस कर दिया, लेकिन इस बार उसने बी पे नहीं करा, पूरी फर्म पे कर दिया। तो आप बोलो, अब आप मुझे बताओ, यहां पे अच्छा हुआ फर्म पे केस करना, लोन एक्चुअली में किसने लिया, बी ने, लेकिन गर्दन किसकी पकड़ी गई, फर्म की। तो बेटा ये तो गड़बड़ हो गई। आप क्या सोचोगे, सर बी ने गड़बड़ करी, बी ने गड़बड़ करा, बी ने घोटाला करा, तो बी की गर्दन पकड़ो, फर्म की पड़ गई। तो बेटा यहां पे ये लॉ कह रहा है फर्क नहीं पड़ता, ये बी ने जो लोन लिया है लेकिन बिजनेस की छत्रो छाया के अंदर लिया है,
अगर बी लोन लेता अपने घर के लिए, मतलब लोन लेता और घर चले जाता और उस पैसे को घर में यूज करता, तो वो पर्सनल लोन था, फिर बी की गर्दन पकड़ी जाती, फिर थोड़ी ना धंधे की पकड़ेगी। अरे धंधा बोलेगा, अरे इसकी पर्सनल लाइफ भी तो है, ऑल द टाइम ऑफिस में सोता है, कंबल लेके आता है, ऑफिस में बैठा रहता है, खाना पीना भी वहीं चला है। नहीं, यहाँ पे तुझे धंधा करके आता है, 9 बजे आता है, 6 बजे घर चले जाता है, तो 9 से 6 के बीच में धंधे में इसने जो भी काम करा, इसकी भी गर्दन पकड़ सकती है, फर्म भी लायबल हो सकता है इसके कामों की वजह से। लेकिन बी ने अगर लोन लिया अपने पर्सनल के लिए, घर के लिए, तो बेटा बी तो पार्टनर है, ठीक है, लेकिन उसने अपने लिए लिया भाई, अपने पर्सनल पर्पज के लिए लिया, तो उसमें फर्म की गर्दन नहीं पकड़ी सकते। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, बी ने लोन लिया फर्म की छत्रो छाया के अंदर, मतलब इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जब धंधा चल रहा था धंधे के लिए लिया, धंधे के ऑपरेशंस, मतलब जो उसका रूटीन काम है उसमें, मतलब धंधे में रह के, धंधे में रोज ऑफिस में आके उसने धंधे के लिए लोन लिया, ऐसा समझो। तो बेटा यहां पे बी की भी गर्दन पकड़ी जा सकती है, और उस क्रेडिटर की मर्जी, उसने बी पे नहीं फर्म पे केस कर दी तो फर्म पे ही होगा, क्योंकि भैया वो जो एक्चुअली लोन लिया वो तो बी सिर्फ एक जरिया था, पैसा तो वो धंधे में यूज हुआ ना, तो धंधे का कर्तव्य बनता है फिर उसको लौटाना, तो धंधे पे भी केस होता है। तो बेटा ये डिपेंड करता है उस केस करने वाले पे, वो उसकी भी पर्टिकुलर, अच्छा ये भी हो सकता है वो ए पे कर दे। अब ए बोले, अरे मुझे कहा स्टोरी में लिया भाई, मैं बी ने लोन लिया, मैं मेरी क्या गलती। तो बेटा मैं कह रहा हूं ना, या तो तुम फर्म पे करो, अब तू भी तो फर्म का ही पार्टनर है, अरे तुझे भी बता के इन्होंने लोन लिया होगा, ऐसा तो है नहीं, तू अनजान ज्यादा मत बन, तू अनजान मत बन, ये जो बी लोन लेके आया धंधे में यूज कर रहा है, तो तुझे पता ही नहीं ऐसा पार्टनर, राइट्स पता तो था, तेरा पहला राइट क्या था, क्या राइट था तेरा, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो जब तू एक पार्टनर है तो तुझे पता ही होगा धंधे में क्या क्या चल रहा है, तो तुझे नहीं पता बी एक लोन लेके आया धंधे के लिए, तो बेटा तेरी भी गर्दन पकड़ी जा सकती है, इसलिए हो सकता है बी पे, फर्म पे भी नहीं करा, बी पे भी नहीं करा, ए पे कर दो, कर सकता है बेटा। अच्छा ऐसा सकता है ए और सी पे कर दो बेटा, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बन सकता है। मोटी मोटी बात, अगर फर्म कुछ बदतमीजी करती है, बदमाशी करती है, तो बेटा पार्टनर्स की गर्दन पकड़ी जा सकती है, फर्म की भी पकड़ी जा सकती है। अगर फर्म बदमाशी करता है, सॉरी पार्टनर बदमाशी करता है, तो बेटा उस पर्टिकुलर पार्टनर की भी गर्दन पकड़ी जा सकती है, बाकी पार्टनर्स की भी गर्दन पकड़ी जा सकती है, या सीधा फर्म को ही पकड़ सकते हो। तो बेटा ये इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 25 के अंदर। आई होप आपको समझ में आया बेटा, और क्या समझ में आएगा ही। इसको समझने के लिए बस हमने जो थोड़ा सा मदद ली सेक्शन 4 की ली, एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम, सॉरी हाँ, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बेटा छोटे सी हैं, 5 लाइबिलिटीज हैं, नहीं 7 लाइबिलिटीज ही है बेटा, इजी है, सारी इजी है, बहुत इजी है बेटा। मैं आपको जिस वे में समझाने वाला हूँ ऐसे इतिहास में कहीं अवेलेबल नहीं है ऐसी एक्सप्लेनेशन बेटा। चलिए ठीक, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, ये बेटा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली पहले वाले का एक्सटेंशन ही है, सेक्शन 24 के अंदर यही लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर पार्टनर, सॉरी अगर फर्म कुछ बदतमीजी करती है बेटा, फर्म बदमाशी करती है, तो पार्टनर की गर्दन पकड़ सकते हैं आराम से। फर्म ये नहीं, पार्टनर ये नहीं बोल सकते अरे फर्म ने करा ऐसा, हमें क्यों पकड़ रहे हो। अरे भैया फर्म ने लोन लिया है, फर्म लेके भाग रहा है, हमारी गर्दन क्यों पकड़े हो, हमको, हम पे कोर्ट केस क्यों कर रहे हो। कोर्ट कर केस कर सकते हैं बेटा, क्योंकि तुम लोग किसके, तुम बेटा क्या प्लूटो के मेंबर हो, अर्थ में ही रह रहे हो, हाँ जी, और अर्थ में रह के भी कौन से धंधे के मेंबर हो, इस फर्म के मेंबर हो, हाँ जी। तो बेटा ये धंधा तो है एक पर्सन, कोई नहीं, लेकिन बेटा चला, नो डाउट धंधा इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, सब पढ़ा 12th क्लास में आपने, धंधा बंदा अलग है, ठीक है। पार्टनरशिप और वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में धंधा बंदा अलग नहीं होता बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है दोनों में, ठीक है। तभी एक कंसेप्ट आया नया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, उसमें बेटा अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आपके पेपर में इतना डिटेल नहीं बेटा, प्रोफेशनल क्लासेस में इतना डिटेल में पढ़ाया जाता हूँ, तो जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना, वैसे सीए में हो गए, वहां पे इन डिटेल पढ़ाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के सिर्फ नॉर्मल पार्टनरशिप ही, इंडियन पार्टनरशिप 1932। चलिए क्या कह रहा था मैं आपको, मैं ये कह रहा था, तो पार्टनर्स, एक फर्म ने लोन लिया, नहीं दे पा रहा, केस कर दिया सामने वाले ने कि भैया मेरा लोन नहीं दे रहे, तो बेटा पार्टनर, पता इस बार उसने केस फर्म पे नहीं करा, पार्टनर पे कर दिया। अब पार्टनर बेचारे रो रहे हैं कि भैया फर्म ने लोन लिया, हमने थोड़ी ना लिया। तो बेटा कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने कहा बेटा ऐसा है, तुम सब पार्टनर हो किसके, फर्म के अंदर, तो पहला राइट तुम्हारा था बेटा, पहला राइट मैंने आपको दिखा दिया, राइट टू कंडक्ट, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो तुम पार्टनर हो, यहां सोने आते हो क्या धंधे में, तुम्हें कुछ पता नहीं तुम्हारा धंधा कर क्या रहा है। और बेटा ये तो धंधा है, बिल्डिंग है, ये अपने आप चल रही है, बेटा चलाने वाले तो तुम तीनों ही हो। अरे ये तो बेचारे धंधे ने अपने नाम पे लोन लिया, वो तो बस बेचारा लेने के लिए लोन है, अरे बेचारा ले रहा है, तुम उसके नाम पे लोन ले रहे हो, वो बेचारा अपने आप धंधा जाके कहीं किसी से लोन लेके आता है, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है बिजनेस तो ऑब्वियसली उसके बिहाफ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तुम तीनों ने एक्चुअली लोन लिया है, तो तुम तीनों की तो गर्दन पकड़ी जाएगी, पकड़ना लाजमी है बेटा।
ये तो सिर्फ हम दिखाने के लिए लोगों को बोलता है धंधा बंदा अलग है बेटा, लेकिन धंधा तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो हर चीज अपने आप में थोड़ी ना कर सकता है। उसके तो ऑब्वियसली चलाने वाले ही तो उसको करेंगे, तो चलाने वालों की गर्दन पकड़ी जा सकती है। इसलिए बेटा पार्टनरशिप में अगर धंधा ने कुछ गड़बड़ करी तो बेटा धंधे को भी अकाउंटेबल पकड़ सकते हैं, उसके पार्टनर्स को भी पकड़ सकते हैं। पार्टनर ये रोना नहीं मचा सकते कि भाई हमने थोड़ी ना, मेरे फॉर्म ने लिया है, हमें क्यों पकड़ रहे हो तुम। बेटा पकड़े जा सकते हैं क्योंकि तुम ही तो फॉर्म को चला रहे हो, तुम इन लोगों ने ही तो एक्चुअली में लोन लिया होगा, बैकग्राउंड में तो तुम ही हो पीछे, बेटा तुम की गर्दन पकड़ी जाएगी। तो ठीक है, तो बेटा ठीक है, तो यही पकड़ा जाता है। द एडमिशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय एनी पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, अच्छा इसका बताओ, एक केस स्टडी बताता हूँ जो आपके एक्चुअली प्रोफेशनल कोर्स में थी। इसको समझने के लिए मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। पता क्या हुआ, फर्म ने एक बार घोटाला करा, फर्म ने बेटा घोटाला कर दिया, एक बार फर्म ने घोटाला कर दिया बेटा। अब फर्म, अब तीनों के तीनों पार्टनर, कोर्ट केस हो गया, फर्म बची हुई है, कोई कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। तो बेटा एक पार्टनर आया, उसने फर्म के खिलाफ जस्टिफिकेशन दे दी, गवाही दे दी। तो बेटा लोग बाकी पार्टनर्स ने बोला नहीं नहीं इसकी गवाही नहीं मानी जाएगी क्योंकि है तो ये हमारा ही बंदा। अरे फर्म का ही बंदा है ना, अरे फर्म अपनी ही गवाही थोड़ी ना देगी बेटा। ये पार्टनर ए, सोचो मान के चलो एबीसी पार्टनर ने घोटाला करा, है ना। अब ए पार्टनर ने इस एबीसी के खिलाफ ही गवाही दे दी। तो इन लोगों ने ये बोला, बी और सी ने, कि भैया कोर्ट को ये बोला कि अरे इसकी गवाही मत मानना जज साहब। जज ने कहा क्यों, अरे ये जो ए पार्टनर है ये तो एबीसी पार्टनरशिप फर्म का ही मेंबर है। अरे अपना ही तो मेंबर है, पार्टनरशिप फर्म का ही मेंबर है, तो अपना ही नंबर अपनी फर्म का दे रहा है, ये तो मानना नहीं जाएगा। तो बेटा कोर्ट ने बोला नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी पार्टनर अपने ही फर्म के खिलाफ जस्टिफिकेशन या एविडेंस दे देता है तो बेटा उसको मान लिया जाएगा और उसको एज एन एविडेंस यूज करा जाएगा अगेंस्ट द फर्म। ऐसे ही बेटा उल्टा फर्म के साथ भी, अगर फर्म ने बोल दिया किसी पर्टिकुलर पार्टनर के ऊपर, बेटा आप समझ रहे हो, ये सब चीजें लिखी हुई बेटा, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको। चलिए लास्ट तीसरा है लाइबिलिटी फॉर द मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी। सेक्शन 27 के अंदर लिखे गए। थोड़ी स्टोरी और आगे बढ़ी बेटा, आगे बढ़ते रहे हम। मिला पहले हम सेक्शन 25 मिले, बाय बाय कर दिया सेक्शन 25 बाय, फिर सेक्शन 24 से मिले। अब बेटा जब जैसे आगे आगे बढ़ते रहे बेटा सेक्शन 27 हमको मिला। मैंने कहा सेक्शन 27 तुमने तो बहुत अच्छा खासा लंबा लिखा हुआ है यार, बड़ी एक्सप्लेनेशन है, क्या है, कुछ टेक्निकल है क्या। बताता हूं बेटा ये क्या है। इसका मतलब ये है, एबीसी एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेटा, कोई भी चीज बिना एग्जाम्पल के नहीं समझेंगे। एबीसी है बेटा, ठीक है सर आगे बढ़िए। बेटा एबीसी कंपनी ने, एक क्लाइंट था, एबीसी फर्म है बेटा। फर्म में अगर यहाँ पे फर्म शब्द यूज कर रहा हूं मतलब तीनों पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं, तीनों पार्टनर फर्म की बात कर रहा हूं बेटा। एक एक क्लाइंट था, सोचिए क्लाइंट था, ठीक है, क्लाइंट जैसे मैं हो गया, मैं क्लाइंट था इस एबीसी फर्म का। मैंने बोला था कि मुझे बताओ 500 ऑर्डर तुमको जीन्स के प्रोवाइड करके देना, ठीक है। इस एबीसी कंपनी ने बेटा मेरे से ऑर्डर ले लिया और मैंने इनको पैसा दे दिया, लेकिन इसने बस पैसा ले लिया और ये जो पार्टनर्स है इनका, ये खा गए पैसा, मतलब पूरी की पूरी फर्म पैसा खा गई। मैं अगर तीनों पार्टनर्स की, मैंने आपको बोला था बेटा कलेक्टिवली पार्टनर को आप फर्म बोलते हो, फर्म, ठीक है। मतलब जब भी एक फर्म गई किसी क्लाइंट के पास, मतलब तीनों के तीनों पार्टनर्स गए मेरे पास, गए क्लाइंट के पास, मेरे पास आए और उन्होंने बोला भाई तुम्हारा ऑर्डर ये, मैंने उनको बोला मुझे 500 जीन्स का ऑर्डर दे दो। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा। तो मैंने दे दिया इनको जीन्स का ऑर्डर, फॉर्म ने जीन्स का ऑर्डर ले लिया, मैंने, और फॉर्म ने बोला हमको एडवांस मनी आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है ये लो एडवांस मनी भी लो। तो एडवांस लेके बेटा चले गए। और बेटा जब घड़ी आ गई जिस दिन माल प्रोवाइड करने का, वो प्रोवाइड ही नहीं करी इस फॉर्म ने, एबीसी गायब हो गई, पैसा खा गई। तो इसे कहते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी, मतलब पैसा जहां लगाना था, जहां अप्लाई करना था वहां लगाया नहीं, कहीं और ही कर दिया। तो बेटा वहां पे जो केस हो सकता है पूरी फर्म के ऊपर हो सकता है, पर्टिकुलर पार्टनर के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पैसा आपने खाया ये इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस करके खाया। मतलब आपने ये जो पैसा लिया बेटा, ये तीनों पार्टनर्स को, अगर तीनों पार्टनर्स अपने पर्सनल कैपेसिटी में जाते, सब पर्सनल कैपेसिटी मतलब, पर्सनल कैपेसिटी मतलब धंधे, धंधे की शक्ल दिखा के ना जाते, ऐसे आए कि पर्सनली आ गए भाई तुमसे मिले, अरे वाह क्या हो गया कैसे हो, ऐसे आ गए पर्सनल मिलके, धंधे की शक्ल दिखा के नहीं आए। अगर तुम धंधे की शक्ल में दिखा के आए हो, इसका मतलब इसे कहते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस दिखा के पैसा लूट लेना। बेटा फॉर एग्जांपल आपने स्पेशल 26 मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें वो रेड मारते थे, फर्जी रेड मारते थे, फेक रेड मारते थे। कैसे मारते थे, अपने आपको फर्जी इनकम टैक्स दिखा के, कि इनकम टैक्स, फर्जी इनकम टैक्स दिखाते थे बेटा, याद होगा कोई फर्जी इनकम टैक्स दिखाते थे। उस फर्जी इनकम टैक्स दिखा के वो उस पर करते थे काम, पर्सनल कैपेसिटी में आते तो बेटा उनको तो कोई भी पैसा नहीं देता, घुसने तक नहीं देता, इसे कहते हैं। तो एक पर्सनल कैपेसिटी मतलब धंधे का सपोर्ट यूज ना करना, मतलब धंधे की शक्ल दिखा के मत आना, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यूज आना। तो बट ऑब्वियसली बेटा ऐसे तो इनको कोई पैसा देगा ना, ना ये ऑर्डर ले सकते। तो बट ऑब्वियसली बेटा ये ऑर्डर ले रहे होंगे, इसका मतलब ये धंधे के लिए ले रहे हैं, तो तभी इनको पैसा मिला। अगर बेटा
ये अगर ये पैसा लेके भाग जाता है, इन तीनों पार्टनर्स पे केस हो सकता है, पर्टिकुलर पार्टनर पे केस होता है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, अगर कभी भी फर्म बदमाशी करती है तो तीनों के तीनों पार्टनर को पकड़ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टनर को पकड़ सकते हैं, ऐसी वाइस वर्सा है बेटा। ऐसी अगर बेटा कोई प्रॉपर्टी होती है फर्म की, बेटा फर्म की प्रॉपर्टीज भी होती है, अगर उस प्रॉपर्टी का कोई पार्टनर हेरा फेरी कर दे, फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये एग्जाम्पल एक केस स्टडी है, आया हुआ है रियल लाइफ में। एक एबीसी फर्म है बेटा, फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल है, उसकी प्रॉपर्टी है बेटा। और बेटा एक पार्टनर का दिमाग चल गया, उसने कहा यार इस प्रॉपर्टी को मैं बेच देता हूं और सारा का सारा पैसा मैं खा जाता हूं। इसने मतलब बताया नहीं बीसी को, बी और सी को पता ही नहीं है, ये हमारे बीच में बैठा और ऐसा घोटाला करने की सोच रहा है। ये ने कहा यार हम पार्टनर, ये प्रॉपर्टी बेटा फर्म की है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो अप्रूवल चलेगा वो वैसे बी और सी का चलेगा, और इसने छलावे से बी और सी के साइन ले लिए, अपना भी साइन भी डाल दिया और वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी। अब इसे कहते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब फर्म की प्रॉपर्टी का मिस एप्लीकेशन हो जाना, किसके द्वारा, किसी पर्टिकुलर पार्टनर के द्वारा। तो बेटा उस पार्टनर पे केस किया जा सकता है, उस पार्टनर पे केस किया जा सकता है, और कौन करेगा, वो बी और सी कर सकते हैं बेटा, पूरी फर्म भी केस कर सकती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ इस पे नहीं, बी और सी पे भी केस हो सकता है। अरे आपने कहा ये कैसे हो सकता है, अरे ये केस कौन करेगा, फर्म, ये फर्म केस करेगी बेटा बी और सी पे। अरे ऐसे कैसे सर, हाँ बेटा ये इसलिए क्योंकि बेटा ये जो प्रॉपर्टी पूरे फर्म की है, और पूरे फर्म मतलब तीनों की तीनों पार्टनर्स। अरे ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो ही नहीं सकती तीनों पार्टनर्स के अप्रूवल की। आप बी और सी बोलेंगे अरे हमसे धोखे से हुआ, अब बेटा धोखे से हुआ तो ये आपका काम था अच्छी तरह पढ़ना, ये आपका काम है, ये यही तो राइट्स और ड्यूटीज में अच्छी तरह लिखा है, आपने क्यों अच्छी तरह नहीं पढ़ा। अब आपकी गर्दन पकड़ सकते हैं, यही लिखा हुआ है, the firm in the course of the receives money or property from a third party and the money of the property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm is liable to make good the losses। मैंने आपको बोला था, फॉर एग्जांपल अभी मैंने वो आपको वो एग्जांपल दिया था ना, क्लाइंट, फर्म गई बेटा, फर्म गई, फर्म ने उस क्लाइंट से पैसा ले लिया कि भाई मैं तुमको लौटा दूंगा, लेकिन बेचारे फर्म ने तो ले लिया अपनी शक्ल दिखा के, मैं तुम्हारा माल दे दूंगा, और मैंने भी एडवांस मनी दे दिया, फर्म ने वो पैसा रख लिया, अब वो पैसा इन तीनों की तीनों एबीसी ने खा लिया। अरे हम खा लेते हैं यार, तो बेटा अब बेटा इन तीनों पार्टनर्स ने तो खा लिया, लेकिन अब मैं क्लाइंट के पास आऊंगा, मैं फर्म को बोलूंगा भाई मेरा पैसा मुझे दो, फर्म देख रही है पैसा तो है नहीं, पार्टनर खा गए, तो बेटा वहां पे फर्म की गर्दन पकड़ सकता है। मैंने कहा लाला हो फर्म, तूने मेरे से पैसा लिया था ना, तू लौटा, तो बेटा फर्म इज लायबल है, मतलब फर्म को वहां पे पैसा लौटाना पड़ेगा, और बेटा फर्म केस कर सकते हैं पार्टनर्स पे कि ये तीनों के तीनों खा गए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे केस करेगी, चलाते तो ये तीनों ही अपने पे केस कर देंगे, यही कह रहा हूं बेटा, ये तो बस लॉ में लिखने वाली बात है, लिखने वाली बात है, एक्चुअली में वो अपने आप को केस थोड़ी ना करते हैं इसलिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे केस चीज कैसे बनती है बेटा, अगर फर्म लौटा नहीं पाई तो पार्टनर की इंडिविजुअल एसेट्स, पर्सनल एसेट्स पकड़ ली जाएंगी। अभी बताता हूँ कहां लिखा है, अगली में लिखा हुआ, रॉन्गफुल लाइबिलिटी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। ये बेटा ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर कोई पार्टनर, ये सेक्शन 26 में लिखा है, अगर पार्टनर कोई बदतमीजी करता है, बदमाशी करता है, तो सारे के सारे पार्टनर्स को पकड़ सकते हो, गर्दन पकड़ सकते हो, पर्टिकुलर उस पार्टनर को भी कर सकते हो, फर्म को भी पकड़ सकते हो। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द माइनर एडमिटेड, बेटा ये बड़े ध्यान से सुनना, सोचो एबीसी एक एबीसी फर्म है बेटा, इसके अंदर एक डी पार्टनर आया, डी, लेकिन ये बताओ 13 साल का है, माइनर है बेटा, माइनर है। अभी इसके अंदर एडमिशन तो हो गया, देखो बेटा ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इसका एडमिशन हो सकता है बेटा, एडमिशन आप रख सकते हो, लेकिन ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब ये धंधा नहीं कर सकता बेटा, ये धंधा नहीं कर सकता। ठीक है, और वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि ये बेचारा तो बच्चा है, इसके अंदर वैसे भी अकल नहीं है, बस प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग दे देंगे इसको। ठीक है बेटा मेरी बात सुनो, यहां पे क्या लिखा है, लाइबिलिटी ऑफ द माइनर कुछ लिखी गई है बेटा, अगर एक माइनर, जैसे इस केस में डी, बेटा इस केस में डी है बेटा, इस केस में जैसे आप देखेंगे, इस केस में जैसे कि डी अगर एबीसी फर्म के अंदर एडमिशन ले लेता है, मतलब एज अ पार्टनर ज्वाइन कर लेता है, तो बेटा याद रखना ये एक माइनर है, तो ये बच्चा है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था माइनर में क्या होता है बेटा, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग होती है, उसको लॉस की शेयरिंग नहीं दी जाती। इसका लॉजिक भी मैंने वहां बता दिया था, क्योंकि जनरली बेटा आप माइनर को पहली बात तो तभी रखोगे, पहले तो बेटा कोई तुक बनता नहीं किसी माइनर को पार्टनर रखना, क्योंकि कुछ कर तो सकता नहीं, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं यार, तो क्यों रखे इसको, है ना, कुछ करता भी नहीं और जबरदस्ती प्रॉफिट शेयरिंग भी दो, तो बेटा बट ऑब्वियस पहला तो लॉजिक यही जाता है दिमाग की, ये नहीं बन सकता पार्ट, वो ही नहीं, इसको तो रखने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन आप देखेंगे कभी कभी कुछ फर्म्स के अंदर होता है ऐसा, इसलिए बेटा क्योंकि वो जो जनरली जो माइनर होता है बेटा, वो बहुत ही किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन का बच्चा होता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन का बच्चा होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है हमारे बेनिफिट। अब बेटा बस उसका ब्रांड नेम ही काफी है, ब्रांड नेम ही काफी है उस बच्चे का, तो लोग ये सोचेंगे अरे उस इन्फ्लुएंशियल पर्सन का बच्चा ही इस फॉर्म के अंदर है, फॉर्म बड़ी अच्छी खासी तोप होगी, इसके रिलेशन उसके साथ होंगे, तो ये बस एक ब्रांड रेपुटेशन के लिए होता है, उसको ब्रांड वैल्यू खींचने के लिए होता है,
तो क्योंकि वो अपने साथ एक ब्रांड वैल्यू लेके आया है, और तो वो कुछ कर सकता नहीं, बस एक ब्रांड वैल्यू लेके आया अपने सरनेम में, तो उसकी वजह से हम उसको बस प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं और कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, चलिए ठीक है, ये लॉजिक मैंने आपको बताया बेटा। ओके, तो अभी एक फर्म सोचो, अगर इसी तर्क से बेटा बेटा इसी तर्क से अगर एक पार्टनर डी एडमिशन ले लेता है, हो सकता है उसकी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू है ना, तो हमने उसको एडमिशन दे दिया पार्टनरशिप एबीसी के अंदर, तो वो आ गया। तो बेटा मैंने आपको बोला था जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म के अंदर आता है, वो अपने साथ राइट्स तो पैदा हो ही जाते हैं बेटा, लाइबिलिटीज भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो आप ये बोलोगे तो क्या सर माइनर के लिए भी फिर कुछ लाइबिलिटीज होंगे? क्योंकि सर मैंने देखा लॉ थोड़ा माइनर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो सर मुझे लग रहा है लाइबिलिटीज भी नहीं होंगी। हाँ बेटा, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया लॉ में। कौन सा सर? बेटा आपको जान के हैरानी होगी, ये जितने भी मैंने आपको ये लाइबिलिटीज बोली है ना, लाइबिलिटीज बोली है, फॉर एग्जांपल सोचो, फॉर एग्जांपल फर्म ने बदमाशी करी, मान के चलो बेटा फर्म ने बदमाशी करी, तो मैंने आपको बोला था अगर फर्म ने बदमाशी करी तो फर्म की गर्दन पे पकड़ी जा सकती है, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टनर्स को भी पकड़ा जा सकता है, ए बी सी डी सारे के सारे मिलकर पकड़ सकते हैं इनको, इन सबको भी मिलकर पकड़ा जा सकता है कि भाई अब तुम निकालो। तो बेटा अगर ऐसा कोई केस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फर्म ने एक लोन लिया था 50,000 रुपए का, अब वो लौटा नहीं पा रही, तो बेटा ए बी सी और डी को लौटाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे कैच है बेटा, अगर फर्म लेती है 50,000 रुपए का लोन, तो बेटा ए को तो लौटाना पड़ेगा, फर्म नहीं लौटा पा रही तो बेटा ए को लौटाना पड़ेगा, चाहे वो अपनी पर्सनल एसेट बेच के दे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही होता है। ठीक है बेटा, बी को लौटाना पड़ेगा, सी को लौटाना पड़ेगा, लेकिन डी को नहीं लौटाना पड़ेगा, अपनी पर्सनल एसेट बेच के कह रहा हूं, पर्सनल एसेट। अरे धंधे में उसके बाद जितनी भी उसके प्रॉपर्टी का शेयर था, प्रॉफिट का शेयर था, वो तो जाएगा। अरे बेटा वो तो जाएगा ना, इतना नहीं बेटा, इतना नहीं। अरे यार इतना नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत बात है, बेचारा बच्चा उससे क्यों ले रहा? अरे बेटा बच्चा तो ठीक है, लेकिन तुमने लोन तो लिया ना, तो बेटा लोन के लिए तो लॉ बताओ, बच्चे से ज्यादा तो लोन वालों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। भैया उसका लोन था, उसका पैसा था, उसको तो लौटाना पड़ेगा, चाहे इस बच्चे का शेयर भी दो। बेटा बच्चे का शेयर भी चलेगा प्रॉफिट में, धंधे धंधे में जितना भी है। सोचो बेटा धंधे की प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर उस माइनर का शेयर है, तो उस प्रॉपर्टी का शेयर जो धंधे का है उतना ही बिकेगा, उसकी पर्सनल एसेट्स नहीं बिक जाएंगी, माइनर के बच्चे की नहीं। लेकिन अडल्ट बच्चे, जितने भी अडल्ट पार्टनर है ए बी सी की, बेटे जितने भी अडल्ट पार्टनर्स हैं ए बी सी, इन तीनों की लेकिन अपनी पर्सनल एसेट बिक जाएंगी, डी की नहीं बिकेगी क्योंकि वो बच्चा है, उसकी पर्सनल एसेट नहीं बिकेगी। लेकिन धंधे में अगर उसकी कोई अपनी एसेट है, धंधे में अगर उसकी कोई एसेट है, शब्द ध्यान सुनो, धंधे में अगर उसकी कोई एसेट है, पर्सनल नहीं, धंधे में अगर कोई एसेट है वो बिक जाएगी, लेकिन माइनर की प्रॉफिट शेयरिंग अगर जो है, जो प्रॉफिट उसने बचा के रखे हैं जो उसके, वो भी चले जाएगा। यहां पे बात हो रही है पर्सनल की, क्योंकि क्योंकि पार्टनरशिप एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, इसका मतलब पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब अगर धंधा कुछ नहीं चुका पा रहा, कुछ डिफॉल्टर हो जाता है, इनसॉल्वेंट हो जाता है धंधा, दिवालिया निकल जाता है, तो बेटा पार्टनर्स की पर्सनल एसेट को पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर इनमें से एक पार्टनर माइनर है, फॉर एग्जांपल इस केस में डी एक माइनर है, डी एक माइनर है, अगर डी एक माइनर है, तो बेटा डी की पर्सनल एसेट्स नहीं पकड़ी जाएंगी अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है। धंधे में जितना भी उसका अपना तक, धंधे धंधे तक जितनी भी एसेट्स थी सिर्फ वो ही पकड़ी जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। आई होप बेटा आप ये मेरा कंसेप्ट समझे, यही लिखा गया है, यही लिखा गया है बेटा इस सेक्शन 20 इस सेक्शन 30 के अंदर, बेटा सेक्शन 30 के अंदर यही चीज लिखी हुई है। आई होप बेटा आप समझे होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था, माइनर है, ठीक है माइनर है बेटा, माइनर है तो बेटा उसकी लाइबिलिटी ये है कि बेटा अगर फर्म कुछ गड़बड़ कर दी थी, या कोई पार्टनर भी अगर गड़बड़ कर देता है, तो बेटा इन सारे के सारे पार्टनर्स को मिलके चुकाना पड़ेगा, चाहे अपनी पर्सनल एसेट बेच के क्यों ना चुकाना पड़े। लेकिन बस एक्सेप्शन एक्सेप्शन दे रखा है, एक्सेप्शन दे रखा है सिर्फ माइनर को, मतलब माइनर को अपनी पर्सनल एसेट बेच के नहीं देनी, बाकी एबीसी को तो अपनी पर्सनल एसेट बेच के देनी पड़ेगी, डी को नहीं देनी। लेकिन डी को अगर उसका कोई पर्सनल शेयर है, वो धंधे में अगर कुछ शेयर है, धंधे में प्रॉपर्टी है, धंधे में प्रॉफिट है, तो वो देना पड़ेगा, वो देनी पड़ेगी बेटा। अडल्ट को तो बेटा दोनों केस में देना पड़ेगा, अपना धंधे में कुछ शेयर है वो तो देनी है, पर्सनल एसेट बेच के भी देनी पड़ेगी। ठीक है सर, छोटे छोटे रह गए बेटा, फिर हो गया लास्ट क्लास। अगली क्लास बेटा पार्टनरशिप डीड के ऊपर पढ़ाने वाला हूं। पार्टनरशिप डीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, मैं क्या बताऊं आपको। मैं आपको बताने वाला हूं बेटा पार्टनरशिप डीड, ओरल एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट, साइलेंस पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है किसी प्रोविजन को लेके, रिटर्न होती है लेकिन किसी प्रोविजन को लेके साइलेंट होती है। एक होती है बेटा होती नहीं, ओरल होती है बेटा, हैड एब्सेंट, इन द केस ऑफ एब्सेंट। मैं बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ वो बताऊंगा पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है बेटा, बहुत डिटेल में चीजें बताने वाला हूं, इतना डिटेल में कहीं अवेलेबल नहीं है।
फिर ये वाला जो हमारा टॉपिक आएगा है ना, चलिए करेंगे बेटा, करेंगे। अभी बस ये हमारे दो लाइबिलिटीज रह गए, लाइबिलिटीज ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अरे हमारे कॉलिंग में इनकमिंग हो रही थी ना, इनकमिंग पार्टनर का मतलब वो हो रहा है बेटा, एक पार्टनर है, प्रोसेस में चल रहा है, बातचीत है, अभी चलन में है, मतलब ए बी सी। बात सुनो बेटा, बेटा एबीसी है, एबीसी, ठीक है सर, एबीसी है। बेटा ये जो एबीसी है ना, ये डी को पार्टनर करना रखना चाहते हैं। ये डी ने बेटा एक फरमाइश भेजी, बेटा ये डी है, इसने देखा यार ये एबीसी पार्टनरशिप बहुत फर्म, बहुत अच्छी फर्म है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, मुझे भी इसमें पार्टनर बनना है। तो ये गया, इसने कहा एबीसी एबी, तुम इन तीनों को बोला, ए बी और सी, सुनो मेरी बात। मैंने कहा क्या हुआ, इन तीनों ने बोला यार मुझको भी पार्टनर रख लो, मैं अच्छी खासी कैपिटल लाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेंगे। तो बेटा प्रोसेस चल रहा है, बातचीत चल रही है, अभी डी पार्टनर बना नहीं है, बातचीत चल रही है। बेटा डी पार्टनरशिप अभी 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 इसका एडमिशन नहीं हुआ है पार्टनर में, अभी इसका एडमिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल बेटा आपके स्कूल में जब आप बचपन में छोटे थे, आपके पेरेंट्स ने आपके स्कूल के अंदर एडमिशन कराया होगा, तो बेटा वो एडमिशन चल रहा था तो वेटिंग लिस्ट आती थी, वेटिंग लिस्ट याद होगा आपका, उस नाम में बेटा वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स का नाम होता था। मतलब इन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है स्कूल में दाखिला लेने की अभी, लेकिन ये एडमिशन इनका हुआ नहीं है बेटा, सिर्फ दाखिला डाला है, अभी सिर्फ अप्रूवल डाला है, ओ क्या कहते हैं सॉरी, रिक्वेस्ट डाली है, अभी एडमिशन नहीं हुआ। जब एडमिशन हो जाएगा तब आप बोले जाओगे इनरोल्ड स्टूडेंट, तब आप बोले जाओगे इनरोल्ड स्टूडेंट, फाइनल स्टूडेंट, मतलब आप अब ऑफिशियली हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो, लेकिन अभी तो हो ही नहीं, अभी तो वेटिंग लिस्ट के अंदर हो। ऐसी इस कंपनी में भी है, ओ सॉरी पार्टनरशिप के अंदर है, डी ने रिक्वेस्ट डाली है तो अभी वो वेटिंग लिस्ट में, अभी बातचीत चल रही है, अभी एबीसी ने इसको हायर नहीं करा, अभी तीन सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, अभी वोट नहीं डाला, अभी इनकमिंग पार्टनर है, आया नहीं है। या बेटा ऐसा हो गया, आ चुका है, मतलब तीनों ने सहमति दे दी, अभी ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइनिंग की डेट अभी आगे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, जैसे जॉब का डेट होता है, आप बेटा कभी जॉब करोगे ना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट में आपकी ज्वाइनिंग डेट लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 12 तारीख को इंटरव्यू दिया, 12 जून को सोचा बेटा आपने एक इंटरव्यू दिया, 17 मई से सोचा आपको ज्वाइनिंग करना है, तो बेटा अभी आप उस फर्म के अंदर एज अ परमानेंट एम्प्लॉय बने नहीं हो। अरे आप दुनिया को बोलोगे कि हाँ मैं एम्प्लॉय बन गया हूं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अरे लेकिन ऑफिशियली आपका जो स्टार्ट डेट है वो 17 से है, आपकी जो पेरोल साइकिल चलेगी वो 17 तारीख से स्टार्ट होगी, 17 तारीख से एक्चुअली आप ऑफिशियली बनोगे, इनकमिंग हो, मतलब हायर हो चुके हो, एचआर ने आपको सब बोल दिया, आप हायर हो गए हो, कॉल आ गया है, फाइनल हो गया, सब ठीक है, आपको पता है हायर हो गए, लेटर भी आ गए, लेकिन ऑफिशियली तो बेटा जब आप उसमें कंपनी में एज एन एम्प्लॉय बनोगे 17 तारीख से बनोगे, इसे कहते हैं बेटा इनकमिंग। मतलब अभी आज जो एचआर है वो आपको बोलेगा आप अभी हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, एम्प्लॉय तो आप 17 तारीख को बनोगे, 12 तारीख को फिर आपका क्या स्टेटस है, इनकमिंग है, आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है। ऐसे ही बेटा डी है, एबीसी फर्म के अंदर आने वाला है, हायर हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, वोटिंग डल चुकी है, सारे पार्टनर्स ए बी सी की सहमति है, अभी आया नहीं है, ज्वाइनिंग डेट आगे। तो इस केस में ऐसे कुछ बेटा, तो ऐसे भी इसे कहते हैं इनकमिंग पार्टनर्स। तो बात ये हुई, बात ये है कि क्या जो आने वाले हैं, आए नहीं है, आने वाले हैं, क्या उनकी भी लाइबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर धंधा, ये फर्म है, कुछ बदमाशी करता है, मैंने आपको बोला, जैसे मैंने बोला बेटा ये फर्म है, बदमाशी करता, तो मैंने आपको बोला था उस केस में क्या होगा, ए बी और सी की पर्सनल गर्दन पकड़ ली जाएगी कि बेटा तुम तीनों अपने घर के असर बेच के दो। तो क्या उस केस में डी को भी पकड़ लिया जाएगा, क्वेश्चन ये है कि तो उस केस में क्या डी को भी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक पार्टनर ही है, हालांकि आने वाला पार्टनर है लेकिन है तो बेसिक पार्टनर। तो बेटा यहां पे रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, अरे डी अभी आने वाला है, आया तो नहीं, अभी आया ही नहीं, तो उसने अभी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्ट लेना स्टार्ट ही नहीं करा होगा, उस बेचारे को तो पता ही नहीं फॉर्म में क्या चला है, आने वाला है। जैसे एक एम्प्लॉय एक फॉर्म में ज्वाइन करने वाला है, एक कंपनी में काम करने वाला है, लेकिन अभी करा तो नहीं, करेगा तभी तो पता चलेगा इस धंधे में काम चलता कैसा भैया। बेटा उस बेचारे को तो कुछ नहीं पता, तो लॉ ने उसका साथ दिया, लॉ ने कहा यार डी एक पार्टनर है, हालांकि एक इनकमिंग पार्टनर अभी बना नहीं, तो वही तो बात है, अभी बना नहीं, जब आया ही नहीं तो उसको पता ही नहीं होगा धंधे में एक्चुअली चल क्या रहा है, तीनों की मीटिंग्स क्या चल रही है, क्या हो रहा है, क्या क्लाइंट से क्या है, कुछ पता ही नहीं, ये तो अभी आने वाला है, आया नहीं है। तो बेटा उस केस में डी को नहीं पकड़ा जाएगा, ए बी और सी को ही पकड़ना पड़ेगा। अब एबीसी बोलेंगे ये तो गलत बात है ना सर, हमने इसको हायर कर लिया, ये हमारा पार्टनर ही है। अरे अभी नहीं आने वाला, आने वाला है, तो फर्क क्या पड़ता है, पार्टनर हमारे दिल्ली में तो मान लिया ना हमने पार्टनर है, तो लॉ कह रहा है दिल्ली दिल्ली कुछ नहीं चलेगा, अभी ऑफिशियली तो इसने पार्टनरशिप ज्वाइन नहीं करी है ना, पार्टनरशिप तो बेटा ये पार्टनर ऑफिशियल पार्टनर तो इस पर्टिकुलर डेट में बनेगा 17 तारीख को, बात वही है।
तो उस केस में अगर धंधा कुछ कर देता है या कोई पर्टिकुलर पार्टनर कोई डिफॉल्ट कर देता है तो बाकी पार्टनर्स ए बी और सी की गर्दन पकड़ ली जाएगी। मतलब इनको अपनी पर्सनल एसेट बेच के लोन चुकाना पड़ेगा। डी को आप नहीं ले सकते ये बोल के कि डी आने वाला है, तो है तो एक तरीके से हमारे पार्टनर, बस वही है बेटा, आने वाला ना, आया तो नहीं, इसलिए बेटा उसको नहीं पकड़ा जाएगा। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है अपना सेक्शन 26 के अंदर, सॉरी सेक्शन 26 नहीं, सेक्शन 31(2) के अंदर। सेक्शन 31 उसका सब सेक्शन 2, इसको सब सेक्शन बोलते हैं बेटा ब्रैकेट्स को, मतलब सेक्शन 31 उसका सब सेक्शन 2, ठीक है। An incoming partner is not liable for any act of the firm done before he become a partner unless he agreed to such undertake such liability। अब बेटा वो कुछ ज्यादा ही महात्मा बन गया कि यार कोई नहीं, अब बन तो गया हूं, सुख दुख, अब जब रिश्ता निभा लिया है तो सुख दुख भी हमारी, तो मैं भी कर लेता हूं, चलो। तो बेटा ये इतना अच्छा अगर ये है पार्टनर तो बेटा ये कर लेगा। जैसे डी खुद कह रहा है कोर्ट को, अरे सर कोई नहीं, मैं भी, मेरी भी लाइबिलिटी, मैं भी चुकाऊंगा इसका लोन मिलके, क्योंकि अब जब पार्ट हो ही गए हैं, बने नहीं है लेकिन साथ रिश्ता तो जोड़ लिया ना, बात तो पक्की हो ही गई, तो कोई नहीं चलो। तो जब तक ये बोल दे तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं बोलता तो आप इसको ऑफिशियली गर्दन नहीं पकड़ सकते इसकी, ठीक है सर। लाइबिलिटी ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर, अब बेटा जैसे इनकमिंग होता है तो आउटगोइंग भी होगी। बेटा कॉल में सिर्फ इनकमिंग ही होती है, सुनते ही रहते हो या कुछ बोलते भी हो, कभी ना कभी आप भी मिलाओगे, उसको आउटगोइंग बोलते हैं। तो बेटा आउटगोइंग पार्टनर क्या होता है? आउटगोइंग पार्टनर मतलब वो होता है बेटा एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर में से एक पार्टनर छोड़ के चला गया, मतलब जा रहा है, अरे बूढ़ा हो गया होगा एक बार, अरे एक तो बेटा रिटायरमेंट तो पूरी पक्की रिटायरमेंट होगी, मतलब या तो बेटा वो बंदा ही गया, तो वो तो फिर तो चला ही गया, उसको डेथ बोलते हैं। मतलब किसी पार्टनरशिप पार्टनर की पर्टिकुलर डेथ हो गई, बेटा वो तो फिर चला ही गया, उसको आउटगोइंग पार्टनर बोलेगा, चला गया भाई, आउटगोइंग हो गया, गोइंग आउट। एक और होता है बेटा, वो बूढ़ा हो गया, अब उससे चल नहीं रहा, दिमाग उसका चल नहीं रहा, उसने कहा भाई हो गया अब धंधा बहुत, अब अपनी बाकी जिंदगी मन लगाएंगे अपना, चलो तो बेटा उसको रिटायर कर देंगे, उसको कहता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसे कहते हैं रिटायर, इसका एक प्रॉपर चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, मेमोरेंडम कैसे बनते हैं, वो सब आपको वहां पे बताऊंगा, डीजो, ये सब, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो जानी, चलो ठीक है। तो अब हाँ, तो बेटा स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर देखो एक फर्म है उसने बदमाशी करी, तो बेटा ए बी और सी, वही एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी है बेटा, इसमें से ए बी सी और ए बी और सी है, डी अब यहाँ पे न्यू पार्टनर नहीं है, सोचो ऑलरेडी पार्टनर था, आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर है। डी पार्टनर है लेकिन एक आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जाने वाला है, बूढ़ा हो गया मैं जा रहा हूं बाय, ऐसे बेटा आउटगोइंग पार्टनर है, ठीक है। तो ए बी और सी, अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी गया नहीं है, आउट गोइंग है, अरे गया नहीं है, जाने वाला है, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो अभी गया नहीं है, जाने वाला है, मतलब रिटायरमेंट होने वाला है, तो बेटा उस केस में क्या है, अगर कोई फर्म लोन ले लेती है और बदमाशी कर देती है तो बेटा ए को देना पड़ेगा, बी को देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा, डी को भी देना पड़ेगा। अब बेटा डी ये नहीं कह सकता जज को, अरे सर मैं तो रिटायर होने वाला हूं, मुझे नहीं पता इन्होंने क्या करा, मैं तो, मुझे नहीं पता, मैं तो रिटायर हो गया। तो बेटा डी, कोर्ट यही कह रहा है बेटा तू रिटायर हो गया या होने वाला है, ढंग से बोल। उसने कहा सर होने वाला हूं, लेकिन सर क्या फर्क पड़ता है, मतलब हो ही गया, मतलब मन से तो रिटायर हो गया सर, आपको इतना, मैं कहां आता हूं धंधे में। तो कोर्ट ने बोला ये मन वन नहीं चलेगा, ऑफिशियल पब्लिक नोटिस में तूने बताया कि मैं रिटायर हो गया, कैसे देना होता है बेटा, आपको गैजेट में निकालना पड़ेगा कि मैं ऑफिशियली, ये मेरी फर्म थी, मैं इसमें पार्टनर था, अब मैं यहाँ पे रिटायर हो गया हूँ, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपने पब्लिक नोटिस दिए बिना रिटायर हो गए तो बेटा चाहे आप रिटायर भी हो जाओ और यहाँ पे फर्म कोई धंधा कुछ गड़बड़ कर देती है तब भी आपकी गर्दन पकड़ सकते हैं, मतलब आपको अपनी तब भी पर्सनल एसेट बेचनी पड़ेगी। सॉरी मतलब बेटा सोचो आप रिटायर हो गए, ऑफिशियली रिटायर सच में हो गए, लेकिन आपने बिना पब्लिक नोटिस दिए रिटायर हो गए, पब्लिक को नोटिस ही नहीं दिया, तो बेटा उस वेन इन दैट केस बेटा पता क्या होगा, अगर फर्म कुछ गड़बड़ कर देती है तब भी आपकी गर्दन पकड़ी जा सकती है, आपको अपनी पर्सनल एसेट बेच सकते हो, बेचनी पड़ेगी उस लोन को चुकाने के लिए। आप बोलेगा अरे मैं तो रिटायर हो गया, अब तो पीछे छोड़ दो भाई, अब इस फर्म से कुछ लेना देना नहीं है। अरे तुम लेना देना नहीं है, लेकिन क्या तुमने पब्लिक नोटिस दिया कि तुम अलग हो गए हो? न्यूज़पेपर में निकालना पड़ता है बेटा, तब जाके पता चलता है। तभी आप देखेंगे न्यूज़पेपर में कभी कभी ऐसे कॉलम्स आते हैं तो ऐसा लिखा होता है मिस पार्टनर थे, बेटा वो यही होते हैं एज अ पब्लिक, क्योंकि बेटा आप ये क्यों होते हैं, क्योंकि पब्लिक को विटनेस बनाते हो। अरे एक्चुअली ये क्या है, ये ऑफिशियल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है ना, अखबार न्यूज़पेपर, कौन पढ़ता है, जनरल पब्लिक। बेटा आप अगर जनरल पब्लिक को ये चीज बता दे तो एक तरीके से पब्लिक आपकी विटनेस हो जाती है, तो बेटा आपको पता है विटनेस इज एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट, इसलिए। तो अगर डी एक आउट गोइंग है, अब ये दो केस होता है बेटा, सोचो वो अभी आउट गोइंग है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो बेटा अगर वो होने वाला है इसका मतलब तुम अभी नहीं हो, इसका मतलब अभी तुम एज ए पार्टनर हो। अरे तुम मन से रिटायर हो गए, तुम धंधा अब नहीं आ रहे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी ऑफिशियली तो तुम हो ना, तुमने अभी पब्लिक नोटिस नहीं दिया,
तो तुम्हारी एसेट बिकेंगी बिकेंगी, चाहे बेटा तुम रिटायर होने हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अभी नहीं हो रिटायर, तुम तो अभी भी पब्लिक, अभी भी उसके अंदर ही हो, तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। लेकिन अगर वो रिटायर हो जाता है बिना पब्लिक नोटिस दिए, तब भी उसकी गर्दन पकड़ ली जाएगी। समझ रहे हो बेटा केस, यहाँ पे आपको डिटेल में समझा रहा हूं, यहाँ पे दिया नहीं है। तब भी उसको बेटा पकड़ लेंगे कि बेटा तू रिटायर तो हो गया, लेकिन तूने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, मतलब तूने विटनेस नहीं बनाया अपने लिए। अब ये तो सारे पार्टनर्स तो मुकर गए, नहीं नहीं ये तो रिटायर ही नहीं हुआ सर, हम नहीं मानते। बेटा आप कैसे प्रूव करोगे, पब्लिक को आपने नोटिस दिया नहीं, विटनेस कोई है नहीं, तो बेटा तब उस केस में भी अब आपको अपनी पर्सनल एसेट बेचनी पड़ेगी, चाहे आप सच में रिटायर हो गए थे। अच्छा, तीसरा केस, आप रिटायर हो गए और पब्लिक नोटिस भी दिया, तो क्या आप मेरी पर्सनल एसेट पकड़ी जाएंगी? नहीं बेटा, अब वहां पे उस केस में कोर्ट आपकी पर्सनल एसेट नहीं पकड़ सकता, क्योंकि कोर्ट को पता है बेटा इसे पब्लिक नोटिस दे दिया, ऑफिशियली विटनेस है, पब्लिक इसकी विटनेस है कि रिटायर हो चुका है, तो वो एबीसी को बोलेगा वो तुम तीनों इसको नहीं, इसको बेचारे को जीने तो रिटायर हो गया, इसको नहीं पकड़ सकते तुमको ए बी और सी को अपनी पर्सनल एसेट बेच के ये लोन चुकाना पड़ेगा, डी को तुम छुट्टी भी मत कर लेना, क्योंकि वो रिटायर हो चुका ऑफिशियली, उसने पब्लिक नोटिस दे दिया। आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट समझे, यही लिखा हुआ है यहाँ पे अपने सेक्शन 29 किसके अंदर, सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 के अंदर। एन आउटगोइंग पार्टनर कंटिन्यूज टू बी द लायबल फॉर द एक्ट फॉर द फर्म बिफोर हिज रिटायरमेंट। बेटा जब तक वो रिटायर नहीं हो तब तक तो बेटा वो पकड़े जाएगा, ठीक है, अंटिल पब्लिक नोटिस गिवन ऑफ द रिटायरमेंट। बेटा बट ऑब्वियस है, अगर वो रिटायर हो जाता है और पब्लिक नोटिस भी दे देता है, फिर तो बेटा वो बिल्कुल फ्री हो गया। लेकिन अगर वो रिटायर होने वाला है या रिटायर हो गया बिना पब्लिक नोटिस दिए हुए, तो दोनों केस में बेटा उसकी गर्दन पकड़ लेंगे, मतलब उसकी पर्सनल एसेट ले ली जाएगी। अब यहाँ पे यही लिखा है, he may also be liable for the acts done after his retirement if no public notice proper is given and the third party deals with the firm believing him to be a partner। बट ऑब्वियस है बेटा, उसने पब्लिक नोटिस दिया नहीं, जनरल को नोटिस दिया नहीं, पब्लिक को, तो जो भी उस पर केस करेगा वो यही समझेगा ना बेटा, उसको कैसे पता चला, जैसे मैंने आप लोगों पे केस कर दिया इस एबीसीडी पे, इस एबीसीडी फर्म पे केस कर दिया, इस डी ने मुझे बताया नहीं ना, इस डी ने पब्लिक नोटिस तो दिया है, मैं अखबार में पढ़ता, मुझे पता चलता है ये तो रिटायर हो गया, तो मैं इस पे केस नहीं करता। इसने नहीं बताया, इसने अखबार में नहीं निकाला, तो बेटा मैंने इस पे भी केस कर दिया, बनता है इस पे केस बनना, तो बेटा अब इसकी भी गर्दन पकड़ ली जाएगी, मैंने यही बोला। तो बेटा सार क्या है, समराइज क्या है, कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, होने वाला है, बिना पब्लिक नोटिस देके, तो बेटा उसको पकड़ लेंगे, मतलब भाई ला अपनी एसेट दे दे पर्सनल वाली, तेरी बिकेगी, बेटेगी बेटा देखेगी। लेकिन रिटायर हो जाता है विद आफ्टर अ प्रॉपर पब्लिक नोटिस, तो बेटा आप साइड रहो, आप सच में रिटायर हो गए, आप साइड हो लो, अब एबीसी तुम आ जाओ, इनकी गर्दन पकड़ लेंगे बेटा, बस बहुत सिंपल है। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप बेटा मैंने आपको सारी करा दी, 45 मिनट्स की क्लास में मैंने आपको पूरा समझाया लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है बेटा। अब आपको क्या करना है बेटा, पर्सनल रीडिंग भी करनी है इसकी, ठीक है। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को बताओ पूरा देखना है, मेरे लेक्चर्स को आपको कभी भी ऐसे नहीं आधा देख लिया और फिर बाकी में 30 मिनट का देख लिया, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो अगर लॉजिक्स आपको बीच में दे रहा हूँ बेटा वो दोबारा रिपीट नहीं होने वाले हैं, है ना। तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, हैक्स बताऊंगा कि बेटा पेपर में आप आंसर कैसे वेरीफाई कर सकते हो, बहुत जगहों पे दिखाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है बेटा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में।